फुल फॉर्म लिखिए सबसे पहले। पीसीआर होता है पॉलीमरेज चैन रिएक्शन। पॉलीमरेज चैन रिएक्शन, जैसा कि आपको नाम से पता होगा, चल गया होगा कि पॉलीमरेज कुछ चीज बढ़ने वाली, पॉलीमराइज होने जाती है। और वो कैसा हो रहा है? कई सारी चेन की रिएक्शंस में हो रहा है, कई सारी रिएक्शन है और चीजें क्या हो रही है? पॉलीमराइज। नाम से तो ये कुछ पता चल रहा है उसको। फिर पॉलीमरेज चैन रिएक्शन में क्या करते हैं हम? मेरे पास ध्यान से सुनिए। पॉलीमरेज चैन रिएक्शन में आपके पास एक डिजायर्ड क्या होगा? डिजायर्ड स्मॉल डीएनए फ्रैगमेंट होगा। डिजायर्ड स्मॉल डीएनए फ्रैगमेंट, डिजायर्ड स्मॉल डीएनए फ्रैगमेंट होगा। उसको आप क्या करेंगे? एम्पलीफाई करेंगे। क्या करेंगे? एम्पलीफाई। और क्या बना लेंगे बेटा? लार्ज अमाउंट ऑफ डीएनए। लार्ज अमाउंट ऑफ डीएनए। कहना क्या चाह रहे हैं कि पीसीआर में हम अपना एक मनपसंद डीएनए फ्रैगमेंट को, जिस डीएनए फ्रैगमेंट की हमारी इच्छा है, प्रबल इच्छा है जिसकी मल्टीप्लिकेशन करवाने की, उसे लेंगे। अच्छा, फिर हमारी ये प्रबल इच्छा क्यों है कि किसी डीएनए फ्रैगमेंट की मल्टीपल कॉपीज कराने की है? रीजन काफी सारे हो सकते हैं। लेट अस सपोज कि किसी ने मेरी कार चुरा ली है। फॉर एग्जाम्पल ये मेरी कार है, ये किसी ने चुरा लिया। फिर बिफोर एंड आफ्टर लिख देता हूँ। बिफोर एंड आफ्टर, किसी ने मेरी कार चुरा ली है और जहां से चुराई है वहां से एक बाल का टुकड़ा मिला या बाल का पीस मिला और मुझे दो लोगों पे शक है। मुझे दो लोगों पे शक है। एक का नाम है संजू और एक का नाम है गंजू। मुझे इन दोनों लोगों पे शक है क्योंकि दोनों के दोनों मेरी कार से चिढ़ते रहे। अब मैं देखता हूँ कि इन दोनों में से किसने मेरी कार चुराई है। तो मैं क्या करता हूँ? इन दोनों का टिश्यू से डीएनए निकाल लेता हूँ। क्या निकाल लेता हूँ? डीएनए। ठीक है, और इस टिश्यू का डीएनए, और इन्हें क्या कह देता हूँ? पॉलीमराइज चेन रिएक्शन में डाल देता हूँ। अगर इन दोनों की कॉम्प्लीमेंट्री होगी, यानी कि इसका डी नेचर डीएनए और इसका डी नेचर डीएनए, अगर इनकी आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होगी, कॉम्प्लीमेंट्री होगी, या फिर ये एक साथ मिलके एम्पलीफाई हो जाते हैं, तो इसका मतलब हमें अपना कल्प्रिट मिल गया। मैंने दोनों के केस में देखा। सबसे पहले मैंने गंजू का केस देखा। इसका केस देखा गंजू का। तो मुझे क्या पता चला कि इसके डीएनए फ्रैगमेंट जो है वो कोई कॉम्प्लीमेंट्री नहीं शो कर रहा विद जो हमें बाल मिला था उसके डीएनए फ्रैगमेंट के साथ। पर जब मैंने संजू का देखा तो मैंने देखा इसका जो डीएनए फ्रैगमेंट है वो कॉम्प्लीमेंट्री शो कर रहा है विद ये हेयर से। तो इसका मतलब संजू इज अ कल्प्रिट। संजू क्या है? कल्प्रिट है, चोर है। खैर इतने छोटे छोटे काम के लिए तो पीसीआर यूज नहीं करते, काफी महंगा होता है। तो बेसिकली अगर मैं इसकी एप्लीकेशन लिखना चाहूँ, पीसीआर की एप्लीकेशन लिखना चाहूँ, तो मेरे पास एप्लीकेशन क्या क्या होंगी इसकी? एप्लीकेशन, सबसे पहले तो एप्लीकेशन आपको पता ही चल गई, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन या फिर क्राइम इन्वेस्टिगेशन। अच्छा, पहली ये होगी इन्वेस्टिगेशन। दूसरी क्या हो सकती है? दूसरा मान लो कि कोई एचआईवी सस्पेक्टेड है, क्यों हो सकता है एचआईवी हो सकता है ना हो, तो वो टेस्ट करना चाहता है। तो वो टेस्ट करने के लिए क्या करते हैं कि उस एचआईवी सस्पेक्टेड पेशेंट के टिश्यू से हम डीएनए निकाल लेते हैं। फिर हमारे पास ऑलरेडी जो वायरल होता है उसका वायरल डीएनए का कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए होता है। अगर उस सस्पेक्टेड पर्सन का डीएनए उस डीएनए से कॉम्प्लीमेंट्री शो करता है तो इसका मतलब वो एचआईवी सस्पेक्टेड है। अगर नहीं करता तो वो एचआईवी सस्पेक्टेड नहीं है।
तो इसका मतलब और ये कहाँ यूज होता है? ये यूज होता है जेनेटिक डिसऑर्डर आइडेंटिफाई करने के लिए। जेनेटिक डिसऑर्डर लाइक सिस्टिक फाइब्रोसिस, फाइब्रस बन जाते हैं, फिनाइलकीटोनुरिया, सिकल सेल एनीमिया, ET। ये जेनेटिक डिसऑर्डर आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होता है। और जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया, अर्ली डायग्नोसिस ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज, जो भी इन्फेक्शियस डिजीज है उनका अर्ली डायग्नोसिस हो जाता है ताकि वो ट्रीट हो सके। अर्ली डायग्नोसिस ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज लाइक हेपेटाइटिस, HIV, ठीक है, इन सब चीज के लिए। केवल यही नहीं, ये आपके डीएनए में म्यूटेशन देखने के लिए भी यूज होता है, टू डिटेक्ट म्यूटेशन। और ये कहाँ यूज होता है? ये यूज होता है लेबोरेटरी में, मेडिकल लेबोरेटरीज में। लाइक जो कोरोना वायरस है वो भी PCR के थ्रू रेक्टिफाई हो रहा है। मेडिकल लेबोरेटरीज में यूज होता है। ओके, तो कई जगह यूज होता है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में भी इसका काफी अच्छा रोल था, जहाँ पे हमने डीएनए की सीक्वेंसिंग करी थी, ठीक है, 3 बिलियन बेस पेयर को। ओके, और भी इसकी काफी सारी एप्लीकेशन है। तो बेसिकली इसको डिस्कवर किसने किया था? PCR को। PCR को डिस्कवर किया था अमेरिकन बायोकेमिस्ट, जीव रसायन विशेषज्ञ ने डिस्कवर किया था इन 1980 कह लो या 1983 कह लो, इन 1983। और उनका नाम था कैरी मिल्स, कैरी मिनाटी नहीं, कैरी मिलिस ने डिस्कवर किया। क्या डिस्कवर किया था बेटा? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अच्छा, इस PCR में होता क्या है? बेसिकली इस PCR में आपके पास एक मशीन होती है, उसमें टेस्ट ट्यूब्स लगी रहती हैं। उन टेस्ट ट्यूब्स के अंदर क्या रहती है बेटा? बहुत सारी केमिकल रिएक्शन होती है। एंड वो केमिकल रिएक्शन क्यों होती है? जो सस्पेक्टेड डीएनए फ्रैगमेंट है उसे पॉलीमराइज करने के लिए। हम डीएनए को बढ़ा क्यों रहे हैं, मतलब अमाउंट ऑफ डीएनए बढ़ा क्यों रहे हैं? क्योंकि अगर कोई वायरल सस्पेक्टेड पेशेंट है, लाइक किसी को HIV बहुत अर्ली हुआ है, उसकी डिटेक्शन के लिए हमें पता नहीं चलेगा कि उसे HIV है या नहीं है, क्योंकि उसमें जो वायरल डीएनए होगा वो बहुत कम होगा। पर अगर हम उसी डीएनए फ्रैगमेंट की मल्टीपल कॉपीज बना ले, यानी कि उसके डीएनए फ्रैगमेंट की मल्टीपल कॉपीज बना ले, तो वायरल डीएनए आसानी से हम रेक्टिफाई कर सकते हैं और कह सकते हैं कि ये HIV पॉजिटिव है या नहीं है। ओके, तो बेसिकली रिक्वायरमेंट क्या क्या है, रिक्वायरमेंट भी देख लीजिए। रिक्वायरमेंट में यहाँ पे लिख देता हूँ, रिक्वायरमेंट किस चीज की रिक्वायरमेंट है बेटा? रिक्वायरमेंट है सबसे पहले तुम्हारे पास डीएनए फ्रैगमेंट। किसकी? डीएनए फ्रैगमेंट की। बेटा जिस फ्रैगमेंट को पॉलीमराइज करना है उसकी। देखते हैं कि उस डीएनए फ्रैगमेंट में कोई सस्पेक्टेड वायरल डीएनए है या नहीं, या फिर कुछ म्यूटेशन हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है, या फिर क्राइम इन्वेस्टिगेशन, जिस भी पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं वो डीएनए फ्रैगमेंट हमको चाहिए। दूसरी चीज चाहिए हमें डीएनए पॉलीमरेज। किस तरीके का डीएनए पॉलीमरेज चाहिए वो मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। चलो अभी बता देता हूँ। जो डीएनए पॉलीमरेज चाहिए वो चाहिए टैग पॉलीमरेज। अब आप सोच रहे होंगे डीएनए पॉलीमरेज तो हमें पता है, जो डीएनए को पॉलीमराइज करे उसकी मल्टीपल कॉपीज बनाए। टैग पॉलीमरेज क्यों? टैग पॉलीमरेज क्या है बेटा? टैग पॉलीमरेज एक स्पेशल तरीके का डीएनए पॉलीमरेज है जो आइसोलेटेड होता है, जिसे निकाला जाता है
थर्मस एक्वाटिकस नाम के बैक्टीरिया से, थर्मस एक्वाटिकस से निकाला जाता है। अच्छा, इससे क्यों निकाला जाता है? क्योंकि बेटा ये बैक्टीरिया कहाँ पाया जाता है? हॉट स्प्रिंग में। ठीक है, सबसे पहले ये जानने की जरूरत है टैग पॉलीमरेज ये क्या है? एक एंजाइम है। क्या है? एंजाइम है। आइसोलेट कहाँ से करते हैं? थर्मस एक्वाटिकस, जो कि हॉट स्प्रिंग में पाया जाता है। बाई चांस मान लो हमारी बॉडी में जो एंजाइम है वो 37 डिग्री सेल्सियस पे वर्क करते हैं, कम टेम्परेचर हुआ तो एक्टिव नहीं हो पाएंगे, ज़्यादा टेम्परेचर हुआ तो डीनेचर हो जाएंगे। तो हम बेटा यहाँ पे टैग पॉलीमरेज क्यों यूज करते हैं? क्योंकि जितनी भी पीसीआर में रिएक्शन होती हैं वो हाई टेम्परेचर पर होती हैं। तो जो हमारे वाले एंजाइम्स हैं वो तो काम कर नहीं सकते, वो तो कह देंगे बस हमारे बस के नहीं है, हम तो डीनेचर होके बैठ जाएंगे। तो इसलिए एक स्पेशल तरीके का पॉलीमरेज निकाला गया है, दैट इज टैग पॉलीमरेज थर्मस एक्वाटिकस। क्योंकि थर्मस एक्वाटिकस हॉट स्प्रिंग में रहता है जहाँ पे टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। तो यानी कि उसका जो एंजाइम है वो 100 डिग्री सेल्सियस या फिर ज़्यादा टेम्परेचर पे क्या रहता है? एक्टिव रहता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी क्यों यूज कर रहे हैं। अब बेटा खाली डीएनए पॉलीमरेज कुछ नहीं कर सकता। डीएनए पॉलीमरेज, याद सुनिएगा, डीएनए पॉलीमरेज केवल रिएक्शन को आगे बढ़ा सकता है। ध्यान से सुनिए, डीएनए पॉलीमरेज केवल रिएक्शन को आगे बढ़ा सकता है, वो इस रिएक्शन को स्टार्ट नहीं कर सकता। रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए? न्यूक्लियोटाइड्स। क्या चाहिए? डीएनटीपीज। ये डीएनटीपीज क्या होते हैं बेटा? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, ये कुछ न्यूक्लियोटाइड होते हैं बेटा। अगर एक डीएनए से दूसरा डीएनए और मल्टीपल कॉपीज ऑफ डीएनए बनानी है तो हमें न्यूक्लियोटाइड तो चाहिए, ताकि न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर करके एक नया डीएनए बना सकें। तो इसलिए डीएनटीपीज की रिक्वायर्ड है। डीएनटीपीज जैसे कि लाइक डीएटीपी हो गया, डीटीडीपी हो गया, डीसीडीपी हो गया, है ना, डीजीडीपी हो गया, डीऑक्सी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी थाइमिडाइन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी साइटिडाइन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अगर ये आपको चीज़ नहीं पता तो प्लीज़ मेरा प्रीवियस लेक्चर देख कर रहिए जो कि न्यूक्लिक एसिड पर है। अच्छा, तो हमें डीएनए फ्रेगमेंट चाहिए, हमें डीएनए पॉलीमरेज चाहिए, फिर हमें क्या चाहिए? डीएनटीपीज। तो डीएनटीपीज क्या करेंगे? रिएक्शन को स्टार्ट कराएंगी और डीएनए पॉलीमरेज ये जो न्यूक्लियोटाइड है उन्हें ऐड करता चला जाएगा, यानी कि ये रिएक्शन को प्रोपेगेट करेगा और ये क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे। अच्छा, ये बात आपको समझ में आ गई है। और भी काफ़ी सारी चीज़ें चाहिए होती है, लाइक मैग्नीशियम आयन चाहिए होता है, डिस्टिल वाटर चाहिए होता है। ठीक है, और डीएनए फ्रेगमेंट हो गया, डीएनए पॉलीमरेज हो गया, डीएनटीपीज, मैग्नीशियम आयन हो गया तुम्हारा। ओके, तो ये सब चीज़ों की हमें क्या होती है? बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। चलिए, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज जिसकी रिक्वायरमेंट होती है उन्हें कहते हैं प्राइमर्स। अब ये प्राइमर्स क्या होते हैं बेटा? मेरी बात ध्यान से सुनना। प्राइमर्स कुछ नहीं, एक न्यूक्लियोटाइड होता है। किस तरीके के न्यूक्लियोटाइड? ओलिगोन्यूक्लियोटाइड। अब तुम पूछ सकते हो हमें तो ओलिगोन्यूक्लियोटाइड पता ही नहीं क्या होता है, तो बेटा हम बताएंगे ना ओलिगोन्यूक्लियोटाइड क्या होता है। ओलिगो वर्ड जहाँ पे भी आ जाए 2 से 10 के बीच में, अगर न्यूक्लियोटाइड की चेन 2 या 10 के बीच में है, चैन या तो 2 न्यूक्लियोटाइड या 10 न्यूक्लियोटाइड के बीच में है, तो उसके लिए ओलिगो वर्ड यूज करते हैं। ओलिगो न्यूक्लियोटाइड में कहाँ से कहाँ तक होते हैं बेटा? 2 से 10 के बीच में न्यूक्लियोटाइड होता है, उसे कहते हैं ओलिगो न्यूक्लियोटाइड। तो प्राइमर्स क्या होते हैं बेटा? ओलिगो न्यूक्लियोटाइड का एक सीक्वेंस होता है। ओलिगो न्यूक्लियोटाइड का एक सीक्वेंस होता है। तो बेसिकली अभी तक मैंने क्या बताया? मैंने बताया एक पीसीआर होता है जिसे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कहते हैं। पीसीआर में काफ़ी टेस्ट ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनमें काफ़ी सारी रिएक्शन होती हैं, और जो स्मॉल डीएनए फ्रेगमेंट जिसकी आपकी प्रबल इच्छा है मल्टीपल कॉपीज बनाने के लिए, वो वाले डीएनए लेंगे और उसको कन्वर्ट कर देंगे लार्ज नंबर ऑफ डीएनए में। एप्लीकेशन क्या है? क्राइम इन्वेस्टिगेशन, जेनेटिक डिसऑर्डर, अर्ली डायग्नोसिस, टू डिटेक्ट म्यूटेशन, मेडिकल लैबोरेटरी में यूज होती है। ठीक है, और एचजीपी में भी यूज हुई है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में यूज होती है। ठीक है, काफी सारी एप्लीकेशन है इसकी। रिक्वायरमेंट क्या क्या है? डीएनए फ्रेगमेंट जरूर चाहिए, डीएनए पॉलीमरेज चाहिए, डीएनटीपी चाहिए, मैग्नीशियम प्राइमर्स और भी चीजें चाहिए, पर ये
मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें जो चाहिए ही चाहिए है, इनके बिना रिएक्शन नहीं हो सकती। चलिए तो हम आगे चलते हैं। First step in PCR is denaturation. denaturation वर्ड ही बता रहा है बेटा, नेचर, उसका जो नेचर है उसे तोड़ना, डीनेचर करना। डीनेचर करना मतलब बेटा उसे हीट देना। हीट कितने डिग्री पे देना? 100 डिग्री सेल्सियस पे नहीं। अब मेरी बात ध्यान सुनो, ये जो बॉन्ड्स है ये बेसिस है यहाँ पे आए ना, और उन्होंने क्या बना रखे हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। वाटर में भी हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। अगर आपको वाटर को बॉईल करना होगा, सबको पता है बॉइलिंग पॉइंट इज 100 डिग्री सेल्सियस, और वो 100 डिग्री सेल्सियस पे वेपर बन जाता है, पर हाइड्रोजन बॉन्ड 95 to 98 डिग्री सेल्सियस तक टूट जाता है। तो हमें डीएनए मॉलिक्यूल को क्या करना है? वेपोराइज नहीं करना, हमें उसकी खाली हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ना है ताकि वो न्यूक्लियोटाइड से अटैच हो सके। तो डीनेचुरेशन में क्या होता है बेटा? हम 95 से लेकर 98 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं? 95 से लेकर 98 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं। तो जो ये दो स्ट्रैंड के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे थे वो क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगे, और दोनों सिंगल स्ट्रैंड, दो सिंगल स्ट्रैंड मिलेंगे हमें। ये बात समझ में आ गई? ये आपको पता होगा 3' to 5', इसे टेम्परेट स्ट्रैंड कहते हैं। 5' to 3' फॉलिंग स्ट्रैंड कहते हैं। नहीं भी पता तो कोई जरूरत नहीं अभी जानने की। 3' to 5' और 5' to 3', ये क्या हो गया इसका? डीनेचुरेशन। क्या हो गया जी? डीनेचुरेशन। ओके, फिर डीनेचुरेशन के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है, उस स्टेप को कहते हैं अनेलिंग। क्या कहते हैं बेटा? अनेलिंग। इस स्टेप में मेरी बात ध्यान से सुनना, मैंने प्राइमर्स बताए थे आपको। प्राइमर्स क्या होते हैं? ओलिगोन्यूक्लियोटाइड, 2 से लेकर 8 न्यूक्लियोटाइड के बीच में। तो बेसिकली जो ओलिगोन्यूक्लियोटाइड है वो यहाँ पर अटैच हो जाएंगे। अच्छा, अब आपको पता है कि डीएनए पॉलीमरेज एक डायरेक्शन में जाता है, वो है 5' to 3'। डीएनए पॉलीमरेज किस डायरेक्शन में पॉलीमराइज करता है? 5' to 3'। तो डीएनए पॉलीमरेज किस डायरेक्शन में करेगा? इस डायरेक्शन में, 5' की तरफ। तो 5' to 3'। यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज किस डायरेक्शन में पॉलीमराइज करेगा? 5' to 3'। तो टेम्पलेट स्ट्रैंड ऐसे आगे बढ़ेगा और इसमें ऐसे आगे बढ़ेगा। तो आगे आगे बढ़ते बढ़ते इनमें ऐसे ऐसे बॉन्ड लगते चले जाएंगे। बॉन्ड कैसे बनेंगे? डीएनए पॉलीमरेज जो मैंने डीएनटीपीज बताए थे, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड डाइफॉस्फेट, डीएनटीपीज को यहाँ पे ऐड करता जाएगा डीएनए पॉलीमरेज, और 5' डायरेक्शन की तरफ मूव करते करते डीएनटीपीज को ऐड करता जाएगा। यहाँ पे भी ऐसा होगा, 5' एंड तक मूव करते करते डीएनए पॉलीमरेज डीएनटीपीज को ऐड करता जाएगा। ठीक है, और फाइनली हमें 2 डीएनए स्ट्रैंड मिलेंगे एक साइकिल पे। एक साइकिल पे कितने स्ट्रैंड मिले? 2 डीएनए स्ट्रैंड। अब मेरी बात ध्यान सुनना, अनेलिंग कितने टेम्परेचर पे होती है? 55 से लेकर 65 डिग्री सेल्सियस। अब तुम पूछ सकते हो बेटा 95 to 98 डिग्री सेल्सियस क्यों नहीं होती? इसलिए नहीं होती क्योंकि इसमें तो हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गए, और हाइड्रोजन बॉन्ड दोबारा बनाने का टेम्परेचर लो करना पड़ेगा। कितना लो करना पड़ेगा? कैसे पता? तो कैसे पता का आंसर है टीएम। टीएम क्या होता है बेटा? टीएम होता है बेटा तुम्हारा मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ डीएनए। क्या होता है जी? मेल्टिंग टेम्परेचर, एब्रीविएशन में लिख रहा हूं, मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ डीएनए। यानी कि जिस टेम्परेचर पे आधा डीएनए डीनेचर हो जाए, आधे डीएनए के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड थे वो टूट जाए, उसे कहते हैं मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ डीएनए। फॉर एग्जांपल 2 ग्राम ऑफ डीएनए है, तो उसमें से अगर 1 ग्राम ऑफ डीएनए डीनेचर हो जाए, या उसके हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाए या मेल्ट हो जाए,
तो उसे कहते हैं मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ डीएनए। मेल्टिंग टेम्परेचर इज दैट टेम्परेचर इन विच हाफ अमाउंट ऑफ डीएनए गेट मेल्टेड, ओके, और बिकम डीनेचर। ये आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, टीएम निकालते कैसे हैं? टीएम निकालने का एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला देख लीजिए। ये फॉर्मूला होता है, ए क्या है यहाँ पे एडेनाइन, टी थाइमिन है, जी ग्वानिन है और सी क्या है साइटोसिन। और ये जो ए बी सी डी ये क्या है? दीज आर स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट वेयर, यहाँ पे लिख देता हूँ, वेयर ए बी सी डी आर द नंबर ऑफ बेस पेयर्स, नंबर ऑफ बेस, ठीक है, बेस पेयर की बेस, यानी कि एडेनाइन इंटू जितने एडेनाइन है, थाइमिन जितने थाइमिन है इंटू 2 प्लस ग्वानिन जितने ग्वानिन है प्लस जितने साइटोसिन है इंटू साइटोसिन इंटू 4। तो इससे हमारे क्या निकल जाएगा बेटा? टेम्परेचर निकल जाएगा कि मेल्टिंग टेम्परेचर क्या होता है, मेल्टिंग टेम्परेचर क्या होता है डिग्री सेल्सियस में। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 50 से 60 के बीच में ही आएगा, चलिए 50 से 60 के बीच में नहीं, ज़्यादा आएगा। और जो अनेलिंग में टेम्परेचर रखते हैं वो मेल्टिंग टेम्परेचर से 5 डिग्री सेल्सियस कम रखते हैं, क्योंकि मेल्टिंग टेम्परेचर में आधा डीएनए क्या हो जाता है? मेल्ट। पर हमें वो नहीं चाहिए, क्योंकि अभी हमें बोन बनाने हैं। तो हमें क्या चाहिए? अनेलिंग के टाइम जो टेम्परेचर होता है अनेलिंग के टाइम वो टीएम टेम्परेचर से कम होता है, टीएम टेम्परेचर से कम होता है। कितना कम होता है बेटा? 5 डिग्री सेल्सियस तक कम होता है, 5 डिग्री सेल्सियस कम होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर अनेलिंग टेम्परेचर 55 to 65 है तो वो कितना होगा? टीएम होगा 65 to 70, ओके। ये बात आपको समझ में आ गई। तो बेसिकली मैंने अभी तक क्या कहा? मैंने कहा डीनेचुरेशन स्टेप में हम डीएनए के जो 2 स्ट्रैंड है जो हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्टेड है उन्हें अलग अलग सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट कर देंगे। अनेलिंग में हम क्या करेंगे? अनेलिंग में हम प्राइमर्स ओलिगोन्यूक्लियोटाइड लगा देंगे। और अनेलिंग के बाद क्या होगा? अनेलिंग के बाद देखिए, अनेलिंग में बस ये हुआ कि हमने प्राइमर्स लगा दिए, यहाँ पे क्या लगा दिए? प्राइमर्स। अब मेरी बात ध्यान सुनना, अब लास्ट स्टेप है पीसीआर का एक्सटेंशन। क्या है बेटा? लास्ट स्टेप है पीसीआर का एक्सटेंशन। अब मेरी बात ध्यान सुनना, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, फिर गलत करके आओगे। इस स्टेप में हम क्या यूज करते हैं? टैग पॉलीमरेज। अगर एग्जाम में आए कौन से स्टेप में टैग पॉलीमरेज यूज होता है तो आप क्या कहोगे? एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का मतलब ही समझ में आ रहा है, बढ़ाना। तो जो ये ओलिगोन्यूक्लियोटाइड दिख रहे हैं ना, टैग पॉलीमरेज जो कि डीएनए पॉलीमरेज है, क्या करेगा? डीएनटीपीज ऐड करते करते 5' डायरेक्शन में डीएनटीपीज ऐड करते करते ये 2 स्ट्रैंड बना देगा। समझ में आ रही है बात? और जो ये टैग पॉलीमरेज से डीएनए पॉलीमरेज होता है वो हमेशा 5' डायरेक्शन की तरफ मूव करता है, ठीक है, ओके। तो एक्सटेंशन में आपका क्या होगा बेटा? एक डीएनए फ्रैगमेंट से 2 डीएनए फ्रैगमेंट मिल जाएंगे। टैग पॉलीमरेज जो कि थर्मस एक्वाटिकस है, हाई टेम्परेचर पे काम करता है, इनको जोड़ देगा। अच्छा, एक चीज और, ये कितने टेम्परेचर पे होगा? ये एक्सटेंशन प्रोसेस होगा कम से कम 80 डिग्री सेल्सियस पे। अब फिर तुम कहोगे 95 to 98 क्यों नहीं होगा बेटा? 95 to 98 क्या होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाते हैं। और फिर कहोगे 55 to 65 क्यों नहीं होता एक्सटेंशन? क्योंकि इस टेम्परेचर पे टैग पॉलीमरेज काम नहीं करेगा। तो 80 डिग्री सेल्सियस एक ऐसा ऑप्टिमम टेम्परेचर है जिसमें टैग पॉलीमरेज काम करता है और इनके बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड भी नहीं टूटते और डीएनए पॉलीमराइज होकर 2 डीएनए फ्रैगमेंट दे देता है। अब आप सोच रहे हो कि एक साइकिल में 2 मिले, दूसरी साइकिल में 3, फिर 4, नहीं, ऐसे नहीं। एक साइकिल में 2 डीएनए फ्रैगमेंट मिले तो दूसरी में 4, फिर 8, फिर 16, 32, 64, 128, 256, इस तरीके से मिलते जाएंगे। और अगर ऐसी 25 से 30 साइकिल हो गई, जो कि होंगी, अगर 25 to 30 टाइम्स होता है प्रोसेस, कितनी बार होता है? 25 to 30 टाइम्स। अगर ये प्रोसेस हो गया तो तुम्हारे पास जो डीएनए के फ्रैगमेंट्स मिलेंगे वो कितने मिलेंगे? 1 बिलियन
डीएनए फ्रेगमेंट्स। इसलिए पीसीआर बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो वो एक छोटे से डीएनए फ्रेगमेंट से, एक डीएनए फ्रेगमेंट से कितने फ्रेगमेंट्स बना रहा है, 1 बिलियन डीएनए फ्रेगमेंट्स बना रहा है। और इससे बहुत आसान हो जाता है म्यूटेशन को डिटेक्ट करना, इससे बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है अर्ली डायग्नोसिस करना इन्फेक्शियस डिजीज का। ठीक है, इसलिए इसे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में भी यूज़ करते हैं, लेबोरेटरीज में यूज़ करते हैं। तो होप सो आपको पीसीआर समझ में आ गया होगा। तब तक के अब पढ़ेंगे आगे लेक्चर में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।